वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का आपका पेपर रहने वाला है और ये पार्ट 2 रहने वाला है हिंदी का हमने पार्ट 1 किया था। सेक्शन ए उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन जो है करवाए हैं। पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन बी की। ठीक है, बाकी आपका ये पेपर हिंदी इलेक्टिव का यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड है आपका, ये पेपर कोड। पेपर 80 नंबर का आता है, 3 घंटे आपके पास टाइम रहते हैं पेपर को करने के लिए। इसके हम निर्देश देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रश्न पत्र में टोटल जो है 2 खंड है, एक सेक्शन अ और एक ब। ठीक है, खंड अ और ब 2 है और टोटल जो क्वेश्चन है वो 14 प्रश्न आपको जो है इसके अंदर मिलेंगे देखने को। तो 14 इसके अंदर प्रश्न है। जैसे सेक्शन ए रहेगा उसमें 48 क्वेश्चन होंगे जो रहेंगे आपके एमसीक्यू, जिनमें से 40 प्रश्नों का ही आंसर आपको देने के लिए बोला गया है। सेक्शन जो बी रहेगा वो आज की इस वीडियो में हम इसे करेंगे पूरा। इसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन दिखेंगे, 8 क्वेश्चन के अंदर भी इसके उप प्रश्न भी मिलेंगे आपको और इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर विकल्प भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो कुछ इस तरह से आपका पेपर का फर्स्ट पेज रहता है, ये पैटर्न है आपके पेपर का। हमने सेक्शन ए डिस्कस कर लिया, जिससे आप खंड अ कहेंगी, वो हमने डिस्कस कर लिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आते हैं डायरेक्ट जो है खंड ब की तरफ, वहां से हम डिस्कस करते हैं। खंड ब के अंदर यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 7वें से 6ठे तक हमने डिस्कस कर लिया है। 7वें में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे अभी आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाले। अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें आपका दृश्य लेखन पूछा जाएगा। दृश्य लेखन में आपका क्या होगा कि क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 टॉपिक दे दिए। जैसे आपका पहला दे दिया गया है साप्ताहिक बाजार। ठीक है, पहला साप्ताहिक बाजार दे दिया गया है। ऐसी दूसरा दे दिया जाएगा यहाँ पे जैसे वार्षिक समारोह के बारे में जो है बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 में से किसी एक का आपको बोला जाएगा करने के लिए दृश्य लेखन। दृश्य लेखन होता क्या है? दृश्य लेखन का मतलब होता है कि आप बाजार में गए और यहाँ साप्ताहिक बाजार देखे, तो कोई भी बाजार हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक वीरवार है, ठीक है, उस दिन वीर बाजार लगता है, यानी हफ्ते में एक दिन लगने वाला बाजार साप्ताहिक बाजार होता है। तो हफ्ते में एक दिन लगता है, उस बाजार में बहुत भीड़ भी होती है। अगर आपको इसके ऊपर लिखना है कि आप वहां पे गए जैसे, तो आपने वहां क्या क्या देखा उसके बारे में आपको, आपने जो दृश्य देखा साप्ताहिक बाजार में उसका आपको वर्णन करना है किस तरह का था। ऐसी विद्यालय के जो वार्षिक समारोह था उसके बारे में बताना है कि कैसा था। जैसे इसमें दृश्य लेखन में होता क्या है, आपको पहले सबसे पहले हेडिंग जो है आपका टॉपिक साप्ताहिक बाजार का दृश्य जिसे हम लिख रहे हैं उसके बारे में लिख देना है। और इसमें जो फॉर्मेट है सबसे पहले तो आप टॉपिक जरूर लिख दे। ठीक है, टॉपिक क्या है, फिर उसके बाद रहता है कि दृश्य। दृश्य इसमें देखेंगे, इसमें दृश्य जो जो है उसमें से मेन पॉइंट, जैसे शुक्र बाजार का दृश्य का है, दुकानदार के पास गए, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके शब्द है वहां पे आप इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये है दृश्य लेखन में। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारे क्षेत्र में, जैसे जो है अपनी भाषा में करना है, नंबर नहीं कटेंगे आपके, आपको जो है अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जो शब्द बोले गए उसको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमारे क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार को जो है बाजार लगता है। क्योंकि ये शुक्रवार को लगता है इसलिए इसका नाम जो है शुक्र बाजार पड़ गया है। ठीक है, हफ्ते में एक बार लगने वाला बाजार को जो है वही साप्ताहिक बाजार कहते हैं, और उसके जैसे शुक्र हो गया, वीर हो गया, मंगल हो गया, उस नाम से जाना जाता है वो। तो इस बाजार में भाग लेने वाले दूर दूर से आते हैं, मतलब इस बाजार में जो सामान बेचने के लिए जो लोग आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। आप भी गए होंगे बाजार, साप्ताहिक बाजार में, हमारे इधर भी लगता है। तो जब हम जाते तो एक तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सामान बेचने के लिए, और दूर से खरीदने के लिए भी जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं। और इस बाजार जो लगता है इसमें बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बाजार जो है दोपहर के बाद जो है लगना शुरू हो जाता है, करीब 4 बजे जो है मोहल्ले के लोग शुक्र बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। महिलाओं में तो ये बाजार खास लोकप्रिय होता है। आप देखेंगे ज्यादातर महिलाएं जो है जो जैसे जिस दिन साप्ताहिक बाजार लगता है उस दिन ज्यादा जाते हैं। ठीक है, जैसे दोपहर बाद दुकानदार अपनी अपनी दुकानें जो है लगाना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे महिला भी सखी सहेलियों के साथ इस बाजार की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो बाजार में घर का जरूरी सामान के लिए जाते हैं, और कुछ ऐसी है जो केवल बाजार में घूमने की इच्छा से चली आती है। दरअसल महिलाओं की इस बाजार के संबंध में कुछ मानसिकता है ही ऐसी है कि बाजार से सस्ती और अच्छी चीजें मिलती है। ये भी होता है
सबके अंदर मानसिकता रहती है कि हफ्ते में एक बार लगता है बाजार, तो उस दिन सस्ता मिलेगा, हम उस दिन शुक्र बाजार के दिन हम सामान ले आएंगे, ऐसा ऐसा कहते हैं ना। तो वो सोचते क्या है कि इस दिन सस्ता मिलेगा। बाजार में हर तरह का सामान मिलता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ रेडीमेड गारमेंट से लेकर सुई धागे तक सारी चीजें जो है यहाँ पे मिलती है। यहाँ तक कि एक गली में सब्जी मंडी तक जो है लगी होती है, क्योंकि बाजार सस्ता है इसलिए इसमें आमतौर पर गरीब लोग ही सामान खरीदते मिलेंगे। दिन भर दिहाड़ी मजदूर चाहे पूरे हफ्ते पैसे मिल ना मिले, पर शुक्रवार को जरूर मांगते हैं, क्योंकि उन्हें शुक्र बाजार जरूर जाना होता है। यह बाजार महिलाओं में इसलिए भी लोकप्रिय है कि अगर चीज खराब निकल जाए तो अगले हफ्ते बदली जा सकती है। स्वयं मेरी माता जी इस बाजार में हर हफ्ते जो है जाती है और कोई ना कोई चीज जरूर खरीद कर लाती है। अकेले नहीं जाती, किसी ना किसी को जरूर ले जाती है। महिलाओं को चाहे कुछ खरीदना ना हो, पर शुक्र बाजार का नशा जो है जरूर होता है। इस बाजार का फायदा तो अवश्य है कि इसके भरोसे जो है कितने ही लोगों के पेट पल रहे हैं। तो ये रहता है साप्ताहिक बाजार के बारे में। बाकी एक आपका अथवा दिया जाएगा जैसे वार्षिक समारोह के बारे में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्कूल जो है सुबह बच्चे पहुंचे इतने बजे, और यहाँ पे आपको हेडिंग के बाद जो है ये लिख देना है क्या क्या चीजें हुई। जैसे आप यहाँ पे प्रधानाचार्य ऑब्लिक आप स्कूल क्लासरूम, ये सारी चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी आप बता सकते हैं वार्षिक समारोह की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मनाया गया, डांस हुआ, ठीक है, पोएट्री हुई, जो जो चीजें हुई है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ इस तरह से आपका दृश्य लेखन हो जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। मैंने एक का आंसर नहीं दिया, एक का दिया है, आप एक की अपने आप से जरूर प्रैक्टिस करिए, इसके बारे में आप जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में दिए गए जो विषय है उस पर आपको विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखने हैं। क्या क्या दिया गया है? महामारी है, उसके कारण अपादाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए सहायकों की आवश्यकता है। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु जो है आवेदन पत्र लिखना है आपको। तो इसे हम इंग्लिश में जॉब लेटर कहते हैं, ठीक है। जॉब लेटर है ये आपका, और आपको यहाँ पे एक तरह से जो है जॉब लेटर लिखना है हिंदी में। तो ये इसी के अथवे में देखेंगे हम। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखकर जो है अपनी कॉलोनी में अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण से होने वाली जो भी असुविधा है उसका ध्यान जो है आकृष्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो अथवे वाला किया है, आप दोनों की तैयारी जरूर कर लीजिए। जॉब लेटर हो गया हिंदी में, और एक ये कंप्लेंट लेटर इसे कह सकते हैं, ठीक है, अधिकारी को पत्र वाला। तो दूसरा वाला जो लिखा है इसमें क्या है, जल की समस्या है, ठीक है, और जल आ नहीं पा रहा है, पानी बहुत कम आ रहा है, ये सारी चीजें आपको कहनी है। सबसे पहले सेवा में माननीय जल अधिकारी, जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर स्पेस कर देंगे, स्पेस छोड़ देंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर विषय लिख देंगे, फिर लिखेंगे महोदया, मैं इस पत्र के माध्यम से जो है आपका ध्यान मैं अपने क्षेत्र की ओर लाना चाहता हूँ। ऐसी सारी चीजें आप लाइन यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आप इसको टेप आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि मैं इस पत्र के माध्यम से, या इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि महोदय मेरा नाम ये है और मैं आपका ध्यान में अपने क्षेत्र की ओर लाना चाहता हूँ, या मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र की ओर लाना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, और यहाँ पे पानी जो है उचित टाइम पे नहीं आता है, और आने के साथ साथ जो है कम टाइम के लिए आ पाता है, जिससे लोग जो है पानी भर नहीं पाते। टंकी जो है वहां छत पे रखी होती है, तो उस तक पानी जाते जाते जो ऊपर जाते जाते पानी जो है चला जाता है। तो पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द आप इसका निवारण करिए और स्थिति अच्छा करने का प्रयास करिए, क्योंकि जल्दी ही गर्मी आने वाली है, और गर्मी में जो है पानी बहुत ज्यादा जो है महत्व रखता है। लोगों की जो है बहुत जरूरती होती है, ठीक है, और जो पानी है वो आप जानते होंगे कितना लोगों के लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बाद में आप लिखेंगे, आशा है आप इस समस्या का जो हल है वो तुरंत बताएंगे और करवाएंगे, और अपना धन्यवाद करना है और अपना नाम लिख देना है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है लेटर हो जाएगा इसके अंदर। तो ये आपका हो जाएगा समस्या के लिए, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर जो है लाना चाहता हूँ, और सब्जेक्ट भी लिख देंगे जैसे कौन सी समस्या हो रही है आपको, तो जल के वितरण से हो रही सुविधाओं की ओर जो है आकर्षित करना चाहता हूँ। ये आप हो जाएगा आपका लेटर। अथवे वाला मैंने नहीं बताया, नेक्स्ट टाइम में जो है आपको जॉब लेटर करवाऊंगा, ठीक है, जब दूसरा सैंपल पेपर लेके आएंगे उसमें जॉब लेटर आपको सिखाऊंगा। आगे हम आते हैं, ख है इसी का क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखेंगे 8वां, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का क है।
तो अब ख भी है, ख में क्या है, यहाँ पे कार्यसूची और कार्यवृत्त दोनों में से आपको दिया हुआ है। कार्यसूची यहाँ पे देखेंगे और कार्यवृत्त, तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। कार्यसूची देखिए, राजकीय सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 4 रोहिणी की सांस्कृतिक समिति की बैठक के लिए जो है, ठीक है, सांस्कृतिक समिति की बैठक के ऊपर आपको कार्यसूची तैयार करना है। इसी में अथवा देखेंगे, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर पार्क में हिंदी दिवस पर जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने के संबंध में सांस्कृतिक समिति की बैठक संपन्न हुई, जिनमें जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यव्रत करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपका सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर पार्क, ठीक है, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है इसका, ये आपका जो है अथवा जो है ये वाला हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सांस्कृतिक समिति की बैठक होती है और कार्य जो डेट होता है यहाँ पे आप डाल देंगे और कौन सा बार हुआ, ये छठी बैठक संपन्न हुई। सांस्कृतिक समिति की इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी, ये बताना है आपको, और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को बताना है। तो कुछ इस तरह से देखेंगे आप, मैंने नाम लिख रखा है, आप भी कम से कम जो है 6-7 नाम जरूर लिख दीजिए कि किन किन ने जो है भाग लिया। भाग लेने का मतलब है कि वो वहां उपस्थित हुए, ठीक है, जैसे विजय लक्ष्मी सिंह, भारती, पूनम शर्मा, मीनू शर्मा, सारिका नेहरू, सरिता, नरेंद्र राज, ठीक है, राजेंद्र चंदेला। तो यहाँ पे ये जो है उपस्थित हुए और यहाँ पे कार्यवाही के बारे में बताएंगे कि कार्यवाही का जो आरंभ हुआ वो अध्यक्ष के द्वारा जो हुआ, ठीक है, उन्होंने स्वागत किया उनका, उससे हुआ। इसके बाद जो है उन्होंने अनुभवों से अपने जो अनुभव किए उनके बारे में बताया और हम अपने वार्षिकोत्सव को अधिक प्रभावशाली और सफल बना सकते हैं। सामान्य चर्चा के बाद जो है बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर जो विचार विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण कुछ इस तरह से। तो ये देखेंगे यहाँ पे 5वीं बैठक का जो कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जो पिछला हुआ था उसका प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस कार्यवृत्त की जो है संपुष्टि की। पिछली बैठकों में जो लिए गए निर्णय है और निर्णयों का अनुपालन की समीक्षा हुई। समिति ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की विस्तार से समीक्षा की और समिति ने अधिकांश निर्णय के जो है अनुपालन पर जो है संतोष व्यक्त किया और इस बात पर जोर दिया कि अनुपालन शेष हो उन्हें अगली बैठक में पहले जो है कार्यान्वित कर देना चाहिए। ये हो जाएगा। आगे बता रखा है, समिति ने फैसला लिया कि वार्षिकोत्सव को के सांस्कृतिक कार्यक्रम संक्षिप्त व शिक्षाप्रद हो, लघु नाटिका एवं लोक नृत्यों की महत्वता पर जो है चर्चा हो, अनेक लोक नृत्यों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाने वाली बात जो है वो स्वीकार की गई। अतिथियों को जो है निमंत्रित किए जाने पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले किसी व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए। जो भी शिक्षा के रूप में जो है योगदान देंगे उनको हम मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। आगे देखिए, एमएससी से समस्त कार्यक्रम पर सुझाव मांगे गए, ठीक है, एसएमसी से सुझाव मांगे गए। कार्यक्रम पर समिति के दोनों सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। वार्षिकोत्सव पर जो होने वाले व्यय यानी खर्चा प्रधानाचार्य जी ने बढ़ाने की स्वीकृति दी ताकि छात्राओं को जो है उत्तम खाद्य सामग्री, जो खाने पीने की चीजें, वो भी जो है दी जा सके, वितरण किया जा सके। प्रधानाचार्य की अनुमति से विद्यालय स्वच्छता पर भी चर्चा हुई। अगली बैठक 13 दिसंबर 2022 को होगी। तो कुछ इस तरह से जो अध्यक्ष थे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, सचिव थे उनके सिग्नेचर, जो सदस्य उनके सिग्नेचर, यहाँ पे भी सदस्य। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे आप ऐसे लिख देंगे सिग्नेचर करके। तो ये हो जाएगा आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वें का ख है, ठीक है, जहाँ पे हमें कार्यवृत्त तैयार करना था। आगे हम कार्यसूची करेंगे जब नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा यहाँ तक। कार्यवृत्त जो है किस तरह से तैयार किया जाता है, यहाँ पे जो सदस्य है उनके नाम भी आपको याद रखने की लिखना होता है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे वो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो पुस्तक है उससे। डायरी किसे कहते हैं, तो डायरी क्या होती है, एक किताब की तरह आप या नोटबुक कह सकते हैं, जिसके जो है पन्ने होते, आपने देखा होगा जो आप डायरी भी खरीदते तो साइड में जो है डेट भी लिखा रहता है। एक डायरी होती है 365 जो तिथियां है यहाँ पे देखेंगे, कर्म से सजी होती है। हर एक पेज पर जो है खाली जगह होती है जिससे हम सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज कर सकते हैं। तो ये होती है एक डायरी। डायरी एक मोटी जिल्द वाली जो नोटबुक है वो होती है। इसमें पन्ने, जिसके पन्ने पर साल के 365 दिन की जो तिथियां होती है वो कर्म से सजी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे डायरी कुछ इस तरह से होगी, आपने खरीदा भी होगा तो यहाँ पे साइड में जो है डेट लिखी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लाइन भी बनी रहती है, आपने ऐसी करके डायरी देखी होगी।
यहाँ पे भी आपका ये लिखा रहेगा टॉपिक लिखने के लिए आपका ऐसा होगा। तो कुछ इस तरह से जो है डायरी होती है। किन्हीं 2 प्रसिद्ध डायरी और उनके लेखकों के नाम बताना है। तो द डायरी ऑफ यंग गर्ल आपने पढ़ा होगा। ये यानी एनी फ्रैंक ने लिखा है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी के। तो इनके जो है 2 प्रसिद्ध जो बोले गए थे, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। आगे हम आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ और ये है आपका अंतरा भाग 1 से और अंतराल भाग 1 से दोनों से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10वें में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देने वो भी 40 शब्दों में। सबसे पहला क्वेश्चन है संध्या के बाद कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने वृद्धाओं को जो है बगुलेसा क्यों कहा? क्योंकि वृद्धाएं जब तट पर जाती है नदी के तट पर ग्रुप में, तो वो भी क्या है कुछ उन्हीं की तरह जैसे बगुले सफेद जो होते हैं वैसे ही जो है जो वृद्धाएं हैं वो भी क्या है उनकी तरह नजर आती है बगुलों की तरह। तो इसीलिए वो भी साड़ी सफेद पहनी होती है जो वृद्धाओं होते हैं। तो वो जो है क्या है वो बगुलों की तरह नजर आती है। तो इसलिए जो है इनको जो है क्या कहा गया है बगुलेसा। आगे देखिए नायिका सपने में प्रसन्न क्यों हुई थी? वह सपना कैसे टूट गया? नायिका सपने में इसलिए जो है प्रसन्न हुई थी क्योंकि उसने अपने सपने में श्री कृष्ण जी को मतलब कृष्ण जी को देखा उनके सामने और उन्होंने जो है झूला झूलने के लिए जो है आग्रह किया। ठीक है, नायिका ने इस प्रकार से कृष्ण से जो है मिलने से सुख के कारण जो है प्रसन्नता से वो फूल ही नहीं समा रही थी, लेकिन वो जो है सपना जैसे वह झूला झूलने के लिए जैसी उठती है उसका जो नींद है वो टूट जाता है और कृष्ण से मिलन जो है ना हो पाने के कारण उसकी प्रसन्नता खो गई। आप इसे क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकते हैं कि न्यायिका की सपने में प्रसन्न क्यों हुई थी? ठीक है, और ऐसे भी आ सकता है कि न्यायिका जो नायिका है सपने में वो प्रसन्न हुई थी लेकिन उस वो जो है फिर सपने के बाद क्यों जो है रूठ गई या प्रसन्न नहीं थी, ये भी हो सकता है क्योंकि क्या है श्री कृष्ण के जैसे ही वो मिलने जा रही थी मतलब मिल रही थी वैसे उससे पहले उसका सपना टूट गया। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज हो रहे हो ये गलत है। तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है। खेल में सभी समान होते हैं। तुम हमारे पालक नहीं हो। तुम हमें यह अकड़ नहीं दिखा मतलब तुम्हें जो हमें अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम यदि खेलते समय बेईमानी करोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। तो कुछ इस तरह से जो है खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने ये चीजें कही। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 11वां आ जाता है। यह है आपका काव्यांश जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष इसके अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से 2 दिए हुए अथवे में इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो यहाँ पे ये आपका है और ये है। तो हम करते हैं नीचे वाला सिमटा पंख सांझ सी लाली। ठीक है, ये वाला है। जा बैठी अब तरु शिखर पर ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्जर ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओजन बृहद जिम विश्लथ केचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें हम तो ये वाला जो आपका चैप्टर है संदर्भ में आप पाठ का नाम बता देंगे। पाठ जो है आपका वो है संध्या के बाद। आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा संध्या के बाद। फिर इसके बाद जो है आपको जो है लेखक का भी नाम लिख देना है कि लेखक कौन है। तो लेखक कौन है इसके? सुमित्रानंद पंत। ठीक है, सुमित्रा नंद पंत यहाँ पे लिख देंगे आप। अब फिर इसके बाद जो है ये आपका संदर्भ हो गया। फिर जो है प्रसंग देखिए हम तो प्रसंग में लिखा जाता है प्रस्तुत पंक्तियां जो है संध्या के बाद कवि साक्ष से ली गई है उद्धृत है। फिर व्याख्या करेंगे तो ये पंक्तियां जो दी गई है जिसमें बोला गया है कि क्या इसमें इसकी व्याख्या इधर की गई कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ढलती शाम हुई। शाम अपने सुंदर लाल रंग लिए जो है किसी पक्षी की तरह अपने पंख समेटकर वृक्ष के सबसे ऊपर वाले शाखाओं में जाकर जो है बैठ गया है। जिस तरह आप देखेंगे जो पक्षी है वो शाम होती है तो फिर वो अपने घोंसले में जाकर जो है बैठ जाता है। उसी तरह इन्होंने किसको कहा है? सूर्य को। ठीक है, मतलब ढलती शाम हुई। शाम अपने जो है सुंदर लाल रंग लिए किसी पक्षी की तरह जो अपना पंख समेटकर शाम को ही कह रही है सॉरी सूर्य को नहीं शाम को कहा जा रहा है कि समेटकर जो वृक्ष के सबसे ऊपर वाले शाखाओं में जाकर जो है बैठ गया है और संध्या की लाली पेड़ की शाखाओं पर नजर आ रहा है या आ रही है। तांबे की तरह लाल रंग के पीपल के पत्तों के समान 100 मुख वाले चंचल झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे। झरनों के जल पर सूर्य प्रकाश पड़ रहा है तथा दूर क्षितिज पर छुपता सूर्य नदी में जो है एक स्तंभ के समान दिखाई दे रहा है। कवि के गंगा जल के चित्र के द्वारा बताते हुए कहते हैं कि ऐसा
लगता है मानो कोई बड़ा अजगर थक कर लेटा हो। तो ये इसके बारे में बताया गया है। ये आप जो है साहित्यिक सौंदर्य जैसे भाषा कौन सी, रस, छंद और गुण, फिर विशेष में कवि ने संध्या का मानवीकरण किया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है ये आपका जो हो जाता है सप्रसंग, ठीक है, सप्रसंग व्याख्या। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11वां। आप इसे जरूर कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो है जो आपका एक जो पहले क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो रहते हैं आपके जो है आपने नहीं पढ़े हो, यानी अपठित होते हैं, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है वो पठित वाले रहते हैं जो आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन 12वां देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं 40 शब्दों में। तो ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद की विशेषताएं बताना है। तो हामिद क्या है, एक तर्कशील बालक है, ठीक है। जैसे तर्कशील का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि वो जो है उसकी जो दादी है उसे खरीदने के लिए कुछ खरीदने के लिए देती है, जाकर कि मेले में जाकर खरीद लाना कुछ, लेकिन जो है वो चिमटा खरीद कर ले आता है। तो ये अपन वह अपने तर्कों से अपने साथियों को जो है पराजित कर देता है। हामिद एक समझदार बालक है, क्योंकि देखिए अपने तर्कों से अपने साथियों को किस तरह पराजित कर देता है, क्योंकि आप देखेंगे कई कभी वो मिट्टी के वो खिलौने खरीदने पे, लेकिन वो बोलता है कि वो टूट जाएगा जल्दी, ये सारी चीजें वो करता है, ठीक है। हामिद एक समझदार बालक है, वह व्यवहार की जो चीजें है वो नहीं खरीदता और अपने आप पर नियंत्रण रखता है। हामिद दादी के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील है, तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ न लाकर दादी के लिए जो है चिमटा खरीद कर ले आता है। तो उसकी विशेषताएं आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। भव्य पुरुष ने कहा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है अंधेरे को छेड़ने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। अंधेरा मतलब अगर हमें भगाना है, हटाना है, तो उसके लिए भी क्या प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है और तभी अंधकार में भव्य पुरुष हृदय के अंधकार के बात कर रहा है। इसी इरादे से प्रकाश की किरण फूटी है, अंधकार में प्रकाश की किरणें होती है। तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी काली माँ भी होती है। काली माँ मतलब आपकी साथ में, ठीक है, काली माँ भी होती है। प्रकाश को अंतर में खोजना ही पड़ता है। तो इस तरह आप इसका एक्सप्लेन करेंगे, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। गूंगे के बारे में पूछा गया कि कर्कश है काय काय और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया। गूंगे की कर्कश है काय काय और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर, आवाज को सुनकर जो है चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया। तो गूंगे की कर्कश काय काय और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर जो है उन्होंने, जो चमेली थी, पहली बार अनुभव किया कि यदि मनुष्य के गले के अंदर का कचड़ा जो है किसी जो है वो ठीक ना हो, तो ना हो, मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। मतलब गले का जो कचरा है, या आप इसे गला ही कह सकते हैं, एक तरह से वो ठीक नहीं होगा बोलने वाला, तो क्या है उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। उसके लिए ये यात्रा के समान है, वह कितना भी प्रयास करे अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाता। तो ये है आपका जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इनमें आपको दो करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वें के आपके क्वेश्चन था, इसमें से आपको किन्हीं दो का आंसर देना था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। इसके अंदर गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपको यहाँ पे देखेगा, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, यानी ऐसा स्नेह जो कि बोला नहीं गया। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते, दूसरों को क्या है कि खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का यह मन जो है इसे सोचकर गदगद हो गया। पाठ आपको पता है कि ईदगाह है, लेखक इसके जो है प्रेमचंद्र है। प्रसंग है बुढ़िया का क्रोध तुरंत जो है स्नेह में बदल जाता है। इसको मैंने आपको अभी क्वेश्चन आया था तो भी बताया था कि हामिद के घर पहुंचते ही दादी जो है अमीना उसे गोद में बिठाकर जो है उठाकर प्यार करने लगी और अचानक से हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। और पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले में से क्या है 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी जो है नासमझी पर क्रोधित हो जाती है और पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई चीज और जो है खरीदने के लिए नहीं मिली। हामिद जो है अपराधी भाव से जो है देखता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसने जो है चिमटा खरीदा। यह सुनकर उसकी बुढ़िया का क्रोध जो है तुरंत स्नेह में बदल जाता है। आपने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही चीज लिखी हुई है। साहित्यिक सौंदर्य की बात करें तो बाल जो है मनोवैज्ञानिक का बहुत ही सुंदर जो बालक है, मनोवैज्ञानिक का बहुत ही सुंदर हितग्राही चित्रण है।
मिश्रित शब्दावली, भाषा खड़ी बोली हिंदी है और तथा शैली जो है सरल व सहज प्रवाहमयी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आंसर देना है। तो आपको आपके सामने क्वेश्चन पूछे गए, जैसे लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र जो है प्रस्तुत किए, उन उनसे उनके अलग-अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है। फिर वे घनिष्ठ मित्र है कैसे? मतलब लेखक ने अपने 5 मित्र के बारे में जो भी शब्द चित्र प्रस्तुत किए, सारे दोस्त क्या है उनकी अलग-अलग जो है व्यक्तित्व की झलक, मतलब उनके अलग-अलग व्यक्तित्व है। कहने का मतलब अलग-अलग सोच कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी क्या है वो घनिष्ठ मित्र है कैसे? तो लेखक ने अपने सभी मित्रों में से मित्रता बोर्डिंग में रहते हुए जो है हुई थी, ठीक है? मित्रता बोर्डिंग में रहते हुए हुई थी। इन 2 वर्षों में उनके मध्य जो इतनी घनिष्ठता हो गई कि जीवन भर साथ रहे और वे सभी हँसमुख थे। उनके इस स्वभाव के कारण जो है वह सभी जीवन भर साथ रहे। हँसमुख होना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपका दोस्त भले ही दूसरी थिंकिंग रखता हो, लेकिन दोनों क्या है हँसमुख है, ठीक है? मज़े-मज़े में बात कहते हैं, कोई वो नहीं है, तो इससे साथ रहने का होता ही है, जीवन भर साथ रहे। अरशद के चेहरे में हँसी विद्यमान रहती थी, हामिद स्वभाव से जो है गप्पी था और अब अब्बास जो है हँसता था, ठीक है? जब हँसता था तो एक दिलकश होता था। उनके खुलेपन ने उन्हें आपस में जो है एक कर दिया। इस बंधन से वह कभी अलग नहीं हो पाए। तो ये हो जाएगा। इसी में दूसरा है, आप कैसे कह सकते हैं कि हुसैन जो है का अपने दादा से जो है विशेष लगाव रहा। तो इसका रीज़न है लेखक ने अपने दादा से विशेष लगाव था, जिसका प्रमाण हमें इस घटना से मिलता है कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई थी, हुई तो वह अपने दादाजी के कमरे में ही बंद रहने लगा और अपने दादाजी के बिस्तर पर उनकी भूरी अचकन ओढ़कर जो है इस प्रकार सोता था जैसे कि अपने जो है दादाजी से लिपट कर वो सोया हो। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपका है हिंदी का पेपर का पार्ट 2। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका हिंदी का पेपर का पार्ट 2 है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 अगर आपको देखना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हिंदी के लिए जो है अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पे इजीली आप जो है सारे पेपर्स की वीडियोस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन शॉट लाए जाएंगे, जैसे अभिव्यक्ति माध्यम के लिए अलग, ठीक है, अंतरा का अलग, अंतराल का अलग, सबका लेके आया जाएगा। तो वहां पे आप इजीली देख पाएंगे। तो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताइए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, ठीक है। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।